नमस्ते दोस्तों, मैं सूरज निमकर आपका स्वागत करता हूँ। आज की जो हमारी गेस्ट है श्रुति पकड़े। श्रुति सिर्फ आईआईटी मद्रास में सिलेक्ट नहीं हुई थी, उनका सिलेक्शन आईएसआर भोपाल, आईएसआर कोलकाता, आईएसआर पुणे में भी हुआ था। बेसिकली आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा बीएससी इक्वल टू शादी, बीएससी इक्वल टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड बीएससी इक्वल टू आईआईटी मद्रास। तो मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो, अगर आपका बीएससी कंप्लीट हो चुका है या अगर एमएससी भी अगर आपका कंप्लीट हुआ होगा, तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। इसमें हमने डिस्कस किया है इस तरह से आप बीएससी करके आईआईटी तक का सफर कर सकते हैं। और श्रुति ने वही बोला है कि सिर्फ बीएससी के बाद शादी करना या एमएससी के बाद शादी करना यही एक ऑप्शन नहीं होता है, या बीएससी के बाद अनएम्प्लॉयमेंट होना। क्योंकि मैं भी एक तालुका प्लेस से आता हूँ, बेसिकली मैंने भी देखा है काफ़ी बीएससी भी है या जिन्होंने बीएससी भी कंप्लीट किया। मेजरली एक तो एमपीएससी यूपीएससी के पीछे लगते 2-3 साल, फिर वो छोड़ देते और कोई भी काम धंधा शुरू कर देते या खाली बैठते, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो ये भी ऑप्शन नहीं है। एंड थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बीएससी के बाद आईआईटी मद्रास आप किस तरह से जा सकते हो, इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनका बीएससी चल रहा है, ख़त्म हुआ है, या जिनका एमएससी भी हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी कन्फ्यूजन है, आप कमेंट्स बॉक्स में पूछिए। मैं या श्रुति एज सुन एज पॉसिबल आपको रिवर्ट करेंगे। और हम चाहते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है हमारे महाराष्ट्र के हो या ऑल ओवर इंडिया के, उन्होंने बीएससी के बाद आईआईटी से एमएससी और बाकी का फर्दर एजुकेशन करना चाहिए। आई होप आप इससे वैल्यू लोगे और आपके लाइफ में इंप्रूवमेंट करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो श्रुति, हाउ आर यू? हेलो, आई एम फाइन। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन। हमारे जो ऑडियंस है उनको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए आप। Okay, so I am Shruti Pakade. I'm doing MSc at IIT Madras, and I am very glad to introduce myself at Badi Sarthi platform. And of course, I am happy and blessed. Thank you. ओके, ग्रेट। सो श्रुति, थोड़ा आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मीन स्कूलिंग कहाँ से हुआ है, देन आपका 11th 12th एंड ऑफ कोर्स बीएससी कहाँ से किया आपने? ओके, सो मेरा जो स्कूलिंग हुआ है वो एक सेमी इंग्लिश स्कूल से हुआ है, शिवाजी कन्या शाला मोर्शी। एंड मेरा 11th 12th भी यहीं से हुआ है। बेसिकली स्टूडेंट क्या करते हैं कि जिनको अच्छे ग्रेड मिलते हैं 10th स्टैंडर्ड में, वो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चले जाते हैं, जैसे कि अमरावती, नागपुर हो गया। पर मेरे केस में ये नहीं था। मेरे केस में मैंने 11th 12th तालुका से किया, और वो करते समय एक्चुअली मेरा ग्रेड भी बहुत अच्छा था। मेरे को सीईटी में भी अच्छे मार्क्स पड़े थे। और फिर मेरा जो ग्रेजुएशन था मैंने श्री शिवाजी साइंस कॉलेज अमरावती से किया था। और ओके, सो कहीं ना कहीं जैसे अपने सेमी इंग्लिश स्कूल से किया है, तो कहाँ से मीन्स एक क्वेश्चन मैं यहाँ ले लेता हूँ कि आईआईटी कहाँ से पता चला? क्योंकि बच्चों को तो सिर्फ जेईई एडवांस और यही सब चीज़ें पता होती, तो आपको स्पेसिफिकली आईआईटी जाम एग्ज़ाम का कहाँ से पता चला था? ओके, सो मैं जब 12th स्टैंडर्ड में थी, मेरे मैथ्स के टीचर थे, उन्होंने मुझे जब गाइड करना शुरू किया था कि आप आईआईटी, अगर तुझे आईआईटी जाना है, क्योंकि मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा था क्रेज़ आईआईटी का कि मुझे आईआईटी जाना है, आईआईटी जाना है। तो फिर सर ने मुझे बोला कि अगर तुझे आईआईटी जाना है तो एक एग्ज़ाम है, अगर तूने क्रैक की तो तू आईआईटी जा सकती है। तो मैंने सर को पूछा फिर एक्साइटमेंट से कि सर कौन सी एग्ज़ाम है? तो सर ने बोला कि आईआईटी जाम एग्ज़ाम है बेटा, और वो एक ही सब्जेक्ट में कंडक्ट होती है, और तुझे आईआईटी जेईई की जैसे नहीं 3-3 सब्जेक्ट लेके मैथ्स, केमिस्ट्री और फिज़िक्स। तो आईआईटी जाम का एक फ़ायदा था कि वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में कंडक्ट होती है। तो बस वहीं से मुझे पता चल गया था सर से। ओके, तो चलिए मीन्स आपको वहाँ से पता चला। और अभी हम क्या करते हैं श्रुति, थोड़ा ऑडियंस को समझने के लिए हम ये इस पॉडकास्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्टली वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ आईआईटी जाम एग्ज़ाम। जैसे आपने बताया कि एक ही सब्जेक्ट में होता है, हम समझेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, निगेटिव मार्किंग है नहीं, सब चीज़ें समझेंगे। और सेकंड पार्ट में हम क्या करते हैं, अब आपका गाइडेंस मिलेगा तो ऑफकोर्स जो बच्चे देख रहे हैं, स्टूडेंट्स देख रहे हैं हमें बीएससी के हो, या जो स्टूडेंट्स डिसाइड करेंगे अभी मुझे आईआईटी जाम एग्ज़ाम देना है, तो उन्होंने क्रैक करने के बाद क्या प्रोसेस होती है या क्या प्रोसीजर है, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में ऑफ कोर्स आपका एक्सपीरियंस भी वो जानना चाहेंगे कि कैसे आपने मोर्शी से मद्रास तक का यम टू यम एंड फ्रॉम आरआर लाहौटी टू द आईआईटी मद्रास, जहाँ से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर पास है एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट आईआईटी इन आवर इंडिया, तो वो सब हम समझेंगे। तो हार्डली देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ आपको बताऊँगा कि बीएससी बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। वो होता है ना, मुझे जॉब नहीं है, अरे तू तो लड़का है तुझे तो जॉब करनी चाहिए। भाई मैंने बीएससी किया है, तो तू लड़का है तो बीएससी क्यों किया? तो बीएससी के बाद या जो अदर करियर ऑप्शन है उसके बाद भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले। सो लेट्स बिगिन विद द आईआईटी जाम। ये जो जाम है अभी आईआईटी जाम एग्ज़ाम, ये क्या है? व्हाट इज़ द आईआईटी जाम एग्ज़ाम? 10th स्टैंडर्ड वाले बच्चों को समझना चाहिए, ऐसे लैंग्वेज में बताइए।
Okay, so IIT JAM exam is joint admission test for MSc conducted by Indian Institute of Technology. So ये IIT JAM एग्ज़ाम होती है पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में. आप BSc अगर कर रहे हो, जैसे मेरा था कि मैंने फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ मेरा ये ग्रुप था PCM, और मेरा लास्ट फाइनल ईयर में भी मुझे फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स था, तो मुझे चांसेस थे कि मैं तीनों भी सब्जेक्ट चूज़ करूँ IIT JAM के लिए. पर मेरा इंटरेस्ट था केमिस्ट्री में, तो मैंने IIT JAM केमिस्ट्री में दी, तो मुझे फुल उसका ही सिलेबस करना पड़ा केमिस्ट्री का. सो IIT JAM एग्ज़ाम एक आप बोल सकते हो कि ज़रिया है कि एक टॉप इंस्टीट्यूट में जाने का MSc करने के लिए. ठीक है सर. सो बेसिकली IIT JAM एग्ज़ाम आपने जो बताया, तो इसके लिए इसेंशियल क्राइटेरिया या क्या एलिजिबिलिटी है, वो बताइए थोड़ा. ओके, सो इसका एक है कि आप BSc करना चाहिए आपको, और BSc आप लास्ट ईयर में हो, फाइनल ईयर में, तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो. और इसमें आपको BSc में 55% चाहिए, 55% फॉर कैटेगरी, फॉर रिजर्व कैटेगरी एंड 65% फॉर जनरल कैटेगरी. तो आपको यही परसेंट हो तो आप उसमें एलिजिबल हो जाएंगे IIT JAM एग्ज़ाम के लिए. ओके. सो जैसे अभी IIT JAM का एलिजिबिलिटी है, तो आप मुझे बताएंगे कि फॉर एग्जांपल इस एग्ज़ाम के लिए कुछ फ़ीस है पर्टिकुलर, क्योंकि जैसे CA के एग्ज़ाम्स रहते हैं तो उसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो इसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहता है एग्ज़ाम का? Okay, so fees structure for IIT JAM is 900 for all female student and 1800 for general category OBC open and 900 for reserve category. ये फीस स्ट्रक्चर होता है. सो श्रुति, इस एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन कब आती है, नोटिफिकेशन मंथ्स क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है? कुछ एग्ज़ाम्स होती है कि जो 2 बार होती है, जैसे JEE मेन 2 बार होती है, तो फ्रीक्वेंसी और इसके नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ा बताइए, सो दैट स्टूडेंट उस तरह से प्लानिंग कर सके. तो ये एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में निकल जाते हैं और ये अक्टूबर तक रहते हैं. और इसकी जो एग्ज़ाम है वो संडे को होती है फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में. और क्या बताना था? रिजल्ट. हाँ, और उसका जो रिज़ल्ट होता है वो 1 महीने बाद लगता है. जैसे आपने संडे को फरवरी में फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आपने एग्ज़ाम दी, और उसकी 1 महीने बाद मार्च में आपका रिज़ल्ट लग जाता है. जैसे कि मेरा ऐसे था, मुझे 11 फरवरी को मेरी एग्ज़ाम थी और मेरा 22 मार्च को रिज़ल्ट लग गया था. तो अभी ये तो हो गया एग्ज़ाम के फ़ीस के बारे में या उसके नोटिफिकेशन के बारे में. आप थोड़ा सिलेबस के बारे में बताएंगे कि सिलेबस किस तरह से रहता है इस एग्ज़ाम का, क्योंकि स्टूडेंट्स को वो पता होना ज़्यादा ज़रूरी है. जैसे कि अभी मैंने मतलब IIT JAM जो होता है वो 7 स्ट्रीम्स में होता है, जैसे कि फिज़िक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी. सो ये 7 सब्जेक्ट में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होती है. जैसे कि मैंने केमिस्ट्री में दी, तो मुझे केमिस्ट्री का मैं आपको बताना चाहूँगी. तो केमिस्ट्री में ऐसे होता है कि 3 सब्जेक्ट में ये मेनली सब्जेक्ट डिवाइड होता है, जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो ये ऐसे 3 में वो डिवाइड था, और उसमें पर्टिकुलर फिर चैप्टर्स थे. तो अगर आपको डिटेल्स में जाना है तो आप उसके वेबसाइट में जाके, जैसे ऑफिशियल वेबसाइट होती है IIT JAM की, आप उस पर अगर चले गए तो आपको सब भी सब्जेक्ट की डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी. सो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है कि नेगेटिव मार्किंग है क्या, सेक्शनल कट ऑफ है क्या, या मान लीजिए उसमें क्या होता है. और एक बात होती है कि कितने टाइम का होता है, एक ही बार दे सकते हैं क्या, होता है ना कि 2-3 सब्जेक्ट्स में भी दे सकते हैं. तो थोड़ा और ये चीज़ें क्लियर कीजिए. यस, तो IIT JAM जो एग्ज़ाम है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होती है. सेक्शन A इज़ फॉर MCQ, सेक्शन B इज़ फॉर MSQ एंड सेक्शन C इज़ फॉर NAT. सो सेक्शन A में 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और वहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग रहती है. जैसे फर्स्ट 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो 1 मार्क्स के होते हैं ईच, एंड वहाँ पे 1/3 आपको नेगेटिव मार्किंग होती है. और जो बाकी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं, और वहाँ पे 2/3 नेगेटिव मार्किंग होती है. और सेक्शन B में आपको 10 क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स ईच, वहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती. और सेक्शन C इज़ फॉर NAT, वहाँ पे भी 20 क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती. वहाँ पे आपको वर्चुअल कीपैड यूज़ करना पड़ता है, और डायरेक्टली आपको न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी आपकी आई है वहाँ पे आपको एंटर करनी पड़ती है. ग्रेट, काफ़ी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया एंड बहुत डिटेल में. तो मुझे एक आप बताइए कि जैसे कैट एग्ज़ाम होती है IIMs के लिए, तो वो एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद इंटरव्यूज़ होते हैं, या मान लीजिए आपका एकेडमिक एक्सेलेंस देखा जाता है, प्रीवियस एकेडमिक एक्सेलेंस. तो इस एग्ज़ाम में भी ऐसा होता है कि अगर IIT एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद इंटरव्यूज़ होते हैं, या सिर्फ IIT के लिए एलिजिबल है एग्ज़ाम, या और कोई इंस्टीट्यूट्स के लिए एलिजिबल है? ओके,
सो जैसे कि IIT JAM एग्ज़ाम मैंने पहले भी बताया कि ये आइसर्स NIT IIT में चलती है। अगर आपको अच्छी रैंक मिल गई अंडर 500 और 700 फॉर ओपन OBC कैटेगरी तो आपको IIT कोई भी मिल जाएंगी, क्योंकि 21 IIT से तो आपको वहाँ से मिल जाएंगी सीट। और IIT के लिए कोई ये नहीं होता इंटरव्यू, NIT के लिए भी नहीं होता, और उसकी काउंसलिंग अलग अलग होती है IIT की NIT की। और आइसर्स के लिए जैसे मुझे पता है, जहाँ तक आइसर पुणे और आइसर भोपाल में अभी प्लेन MSc भी स्टार्ट हो चुकी है, तो वो भी सिर्फ आपको रैंक मतलब लेते हैं, वहाँ पे भी कोई इंटरव्यू नहीं लेना पड़ता। अगर आपको इंटीग्रेटेड MSc करनी है इन आइसर्स IISc बैंगलोर तो वहाँ पे आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। ओके, ग्रेट। तो अभी हमने एग्ज़ाम के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ लिया कि नोटिफिकेशन कब होता है, एग्ज़ाम कब होती है, रिजल्ट कब लगता है, एलिजिबिलिटी क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, सिलेबस के बारे में आपने बहुत अच्छे से बताया, एंड एग्ज़ाम क्रैक होने के बाद क्या होता है। तो अभी हम सेकंड पार्ट में थोड़ा मूव करते हैं। जो गाइडेंस मिला उससे बच्चों ने क्रैक कर लिया एग्ज़ाम। अभी व्हाट विल बी द फर्स्ट नेक्स्ट प्रोसीजर? यस, तो नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगी? आई मीन स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा? आफ्टर गिविंग एग्ज़ाम ऐसे समझ लेना चाहिए अभी कि आपने एग्ज़ाम दी फरवरी में, मार्च में रिज़ल्ट लग गया और आपको अच्छी रैंक मिल गई, आपने कट ऑफ पार कर लिया। तो उसके बाद उसी वेबसाइट पे एक फॉर्म खुलता है जो सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने वो एग्ज़ाम क्रैक किए, कट ऑफ के ऊपर जिनको मार्क्स है उनके लिए एक फॉर्म खुलता है। वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, IIT का प्रेफरेंस देना पड़ता है कि आपको किस IIT में जाना है। इसके आप 10-12 IIT वहाँ पे ऐड कर सकते हो, वो आपके अकॉर्डिंगली हो जाएगा। और उसी तरीके से आप उसी वेबसाइट पे जब तक आपको IIT नहीं मिलता आप उसी वेबसाइट पे सब प्रोसीजर करते हो, जैसे लाइक IIT JEE उसी तरीके से सब प्रोसीजर होता है। अभी कहीं ना कहीं और एक स्टूडेंट को डाउट होता है डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो जैसे हम महाराष्ट्र में प्रोसेस करते हैं एडमिशन की, क्योंकि एक ही IIT है अपना बॉम्बे, अदर IITs तो बाहर स्टेट में, आप मद्रास में पढ़ रहे हो, तो क्या अलग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं या सेमी डॉक्यूमेंट्स, या कोई ऐसा स्पेसिमेंट्स आप मेंशन करना चाहते हो? यस, एट माई टाइम मैंने सेंट्रल कास्ट एक न्यू डॉक्यूमेंट उस वक्त मैंने किया था, और बाकी के तो सब डॉक्यूमेंट्स मेरे पास ही थे, जैसे अपने जनरल जो अपने डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, पर मैंने सेंट्रल कास्ट न्यू डॉक्यूमेंट बस यही किया था, बाकी तो सब डॉक्यूमेंट्स थे मेरे पास। यस, ओके। तो अभी डॉक्यूमेंट्स, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट का IIT क्रैक हो गया, उसने प्रोसीजर की, डॉक्यूमेंट्स हो गए, तो उसके बाद कॉलेज में जाता है, कॉलेज अगर अलॉट हो गया है तो क्या फ़ीस स्ट्रक्चर रहता है उस टाइम पे एज़ पर कैटेगरी? अगर आपको ब्रीफली भी अगर पता होगा तो फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं गूगल पे डालूंगा IIT फ़ीस स्ट्रक्चर 8 लाख 9 लाख आ जाता है कभी कभी। तो फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होता है? फ़ीस स्ट्रक्चर में कुछ रिलैक्सेशन प्रोवाइड किए जाते हैं क्या IIT की तरफ से, या कुछ एजुकेशन लोन ले सकते क्या हम? क्योंकि स्टूडेंट में ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो Tier 3 सिटी का स्टूडेंट देख रहा है उसके दिमाग में मनी ये हर्डल नहीं आना चाहिए या स्पीड ब्रेकर नहीं आना चाहिए, वो क्लियर कीजिए थोड़ा। तो मेरे वक्त ऐसा था कि मैंने IIT मद्रास सेकेंड प्रेफरेंस डाला था और IIT बॉम्बे फर्स्ट था, तो मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग मुझे IIT मद्रास मिल गया। तो IIT मद्रास में मुझे वहाँ पे फर्स्ट सेम की फ़ीस जो है वो अप्रॉक्स 60K लगी। तो वहाँ पे मैंने पहले मेरे पास की फ़ीस पे की, बाद में मैंने लोन लिया। तो आपको लोन की कोई चिंता नहीं करनी होती है IIT में। तो IIT में बैंक होती है, जैसे मेरे IIT मद्रास में SBI बैंक थी, मैंने वहाँ से लोन लिया था और स्मूथली मेरा लोन सैंक्शन भी हो गया था 1 महीने में। तो IIT जाने के बाद आपको स्मूथली सब कुछ मिल जाता है। और जैसे फ़ीस के बारे में अगर मैं बोलना चाहूँ तो मुझे एज़ पर माई कैटेगरी 60K मुझे फ़ीस पे करनी पड़ी थी, और बाकी IIT बॉम्बे IIT दिल्ली की थोड़ी फ़ीस ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। सो आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हो। मीन्स फ़ीस बड़ा हर्डल नहीं है अगर मैं मानूँ तो, है ना? डायरेक्टली आपको लोन भी इशू हो जाता है स्मूथली, ऑफकोर्स IIT से आप पढ़ रहे हो तो। सो फीस इज़ नॉट अ बिग हर्डल फॉर योर IIT ड्रीम। चलिए, फ़ीस तो हर्डल नहीं है। अभी मैं पूछना चाहता हूँ कि MSc एक या 2 ही IIT में है या सभी IITs में? दिस इज़ माई फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है कि कितने स्ट्रीम्स में हम IIT JAM एग्ज़ाम दे सकते हैं? ओके, सो ये जो होता है ना, जैसे मैंने बोला कि IIT JAM मैंने सिर्फ केमिस्ट्री में दी थी, तो आप मैक्स टू मैक्स आप 2 सब्जेक्ट में दे सकते हो, बस आपको उसका टाइम देखना होगा। जैसे मेरे वक्त केमिस्ट्री का जो पेपर था वो 9 to 12 में था मॉर्निंग शिफ्ट में, और आफ्टरनून शिफ्ट में 2 to 5 में फिज़िक्स का पेपर था। सो इफ़ यू वांट सो यू कैन एब्सोल्युटली गिव 2 सब्जेक्ट में आप दे सकते हो मैक्स टू मैक्स, बस उसका टाइम चेक करना होगा आपको। और दूसरी बात, हर IIT में MSc अभी प्रोवाइड
प्रोवाइड की जाती है। सिर्फ एमएससी जियोलॉजी में थोड़ा है कि वो बहुत कम आईआईटी प्रोवाइड करते हैं, बट एमएससी केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स देखें तो हर आईआईटी प्रोवाइड करती है। ग्रेट, तो ये समझ में आ गया हमें प्रोसीजर्स एंड ऑल आईआईटीज़ का क्या स्ट्रक्चर रह सकता है, इंटरव्यू होते हैं नहीं होते। अब हम थोड़ा आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि ऑडियंस भी वही वेट कर रही होगी शायद कि कहीं ना कि आपने आपका पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहिए। फर्स्टली मुझे आप प्लेटफॉर्म्स बताइए, रिसोर्सेज कि आपने कहाँ से पढ़ाई की। ओके, सो रिसोर्सेज में मैं मेंशन करना चाहूँगी कि मैंने थोड़ा यूट्यूब से भी पढ़ा था और मैंने मेनली कोचिंग ली थी केमिस्ट्री अनटोल्ड से, और वहाँ से मुझे सिलेबस का पूरा ओवरव्यू आ गया था कि मुझे कितना पढ़ना है, कौन सा चैप्टर को मुझे कितना टाइम देना है। और मैंने जो मुझे लगा अच्छा कंटेंट यूट्यूब पे मैंने वो भी सर्च किया, और PW से भी मैंने थोड़ी प्रिपरेशन की थी। सो ये तो हो गया रिसोर्सेज और प्लेटफॉर्म। अभी आप मुझे बताइए, क्योंकि आपने कोई ड्रॉप नहीं लिया, आपने बीएससी के फाइनल ईयर में क्रैक करके आप एमएससी गए, तो आपका क्या शेड्यूल रहा था, किस तरह से आपने मैनेज किया? क्योंकि आपका और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है गाइज कि आपने अप डाउन किया है मोर्शी टू अमरावती। होता है, आपका भी एक्सपीरियंस होगा। मान लीजिए आप यवतमाल से और दारवा आपका अगर तालुका प्लेस है, तो जो नियरेस्ट तालुका है ना, वहाँ ज़्यादा आपको भीड़ दिखाई देती है बसेस में, क्योंकि वो अप्रोच करते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट्स को। यहाँ के ऑडियंस हो गए, मीन्स ऑफकोर्स अमरावती के, तो आपको पता है मोर्शी अमरावती कितना दिक्कत वाला सीन हो जाता है ट्रैवलिंग करना। सो मुझे आप वो बताइए कि आपने अप डाउन करते वक्त अराउंड 1.5 आवर आपको लगता होगा, एंड टू रीच द कॉलेज अगर पकड़ा जाए तो 2 घंटे जाने के लिए, 2 घंटे आने के लिए, 4 घंटे तो आपको वैसे जा रहे हैं। तो आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया और आपने साथ ही कैसे प्रिपरेशन किया, बीएससी के साथ कैसे किया? ओके, सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यू आस्क मी, बट येस, मैंने किया है, आई डिड दिस एंड वर्थ इट ऑल्सो। सो मैं क्या करती थी कि सुबह 7-6 बजे उठना होता था, और 9 बजे की मेरी बस रहती थी अमरावती की, और उसमें इतना भीड़ रहता था वो मुझे मालूम है, और एक्चुअली सब भी इधर भी हमको मालूम होगा। तो मैं उसमें चढ़ती थी धक्के मार के, और फिर हम 11:15 और समथिंग मैं कॉलेज को पहुंच जाती थी, क्योंकि पंचवटी एक जो स्टॉप है बस का, वहाँ पे रुकना, और वहाँ से श्री शिवाजी साइंस कॉलेज बहुत पास में था। तो मैंने ऐसे अप डाउन किया मेरा, और फिर कॉलेज में जाके फिर थोड़ा कॉलेज का भी शेड्यूल था वो भी करना, बीएससी का भी वर्कलोड था बहुत ज़्यादा। फिर मैंने रिटर्न जब मैं आती थी कि 5 बज जाती थी मुझे, फिर और पंचवटी जाना, उस स्टॉप पे जाना, और पंचवटी से बस में चढ़ना इज़ वेरी हेक्टिक। वो मेरा सबसे हेक्टिक काम होता था, पर मैं करती थी वो, क्योंकि मुझे भी बहुत फिर मज़े आने लगे थे कि चलो धक्का धुक्की में ही अभी है ज़िंदगी थोड़ी। तो फिर मैं चढ़ती थी उसमें, और फिर मैं जो भी मेरा ऑनलाइन जो भी था, मैंने जैसे बोला कि केमिस्ट्री अनटोल्ड से यूट्यूब से मैं पढ़ी हूँ, तो मैं वो यूट्यूब के वीडियोस बस में देखती थी, और फिर घर जाके बस मेरा एक रिवीजन रहता था और थोड़ा लिखना रहता था। तो ये हो गया मेरा डेली का रूटीन जाम का। और फिर वो होने के बाद मैं बीएससी का भी थोड़ा पढ़ाई कर लेती थी, पर बीएससी का मोस्टली हमारा ये था कि हम पेपर के जब भी हमारी एग्ज़ाम रहती थी उसके 15 दिन से हम हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट करते थे। और बाकी के जो भी कॉलेज के जो फेस्ट है वो मैं बहुत ज़्यादा स्किप ही कर चुकी हूँ वहाँ पे, और मैंने बस मेरा पढ़ाई पे मेरा फोकस था, आईआईटी जाम निकालना है, और इसी वजह से मेरा शेड्यूल भी बहुत मैंने टाइट रखा था। यस, सो रियली इंस्पायरिंग, क्योंकि इतना धक्के मुझे पता है, मैं भी ट्रैवलिंग किया है अमरावती से। तो क्या होता है, जब पंचवटी पे बस आ जाती है ना, तो ऑलरेडी वो ऑक्यूपाइड रहते हैं, क्योंकि बस स्टैंड पे ही बहुत लोग चले जाते हैं। तो पंचवटी तो कभी बस रुकती भी नहीं है। उनको अब डायरेक्टली कंडक्टर बोलता है अरे जागा नहीं मिसाल लो वो वाला सीन रहता है। तो आपने इतने धक्के खाए कि डायरेक्ट IIT मद्रास तक का जर्नी, वो होता है कभी ना कुछ तकलीफें ज़रूर रहती है अगर अचीवमेंट कुछ अचीव करना है लाइफ में। सो मैं और एक क्वेश्चन यहाँ पूछना चाहूँगा एडिशनल, तो इस जर्नी में कहीं ना कहीं किसका ज़्यादा आपको सपोर्ट रहा, या हु इंस्पायर्ड यू लॉट, क्योंकि स्ट्रगल चल रहा था, आप दोनों चीज़ें पैरेलली मैनेज कर रही थी, तो किन लोगों का कहीं ना कहीं आपके सक्सेस में कंट्रीब्यूशन रहा, थोड़ा वो बताइए मुझे। ये क्वेश्चन का आंसर मैं ज़रूर देना चाहूँगी, क्योंकि मेरी मम्मा और दीदी जो थे वो सबसे ज़्यादा मेरे सपोर्टर्स थे, बिग सपोर्टर्स थे। मेरे हर चुनौती में वो मेरे साथ रहे हैं, और आज भी मैं जब भी कोई भी एग्ज़ाम देती हूँ तो वो मेरे बस पीछे खड़े रहते कि हम तेरे पीछे हैं। और मेरा ऐसा सीन था कि मैंने पापा को नहीं बताया था, मुझे मेरे फादर को एक सरप्राइज़ भी देना था कि फिर मैंने जब मेरा रिज़ल्ट आया तब मैंने मेरे पापा को ये दिया सरप्राइज़ कि मैंने ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की थी और मेरी ऐसी रैंक आई थी। तो मैं डेडिकेट करना चाहूँगी मेरे मम्मा और दीदी को।
ग्रेट मीन्स ऑफ कोर्स योर सपोर्ट सिस्टम। अभी मुझे आप एक और चीज़ बताइए, जैसे कि अभी आईआईटीज़ में आप गए, आपका जो प्राइमरी और बेसिकली ग्रेजुएशन अंडर ग्रेड का एजुकेशन हुआ वो हमारे अमरावती रीजन विदर्भ रीजन से हुआ, और विद इन ओवरनाइट बोल सकते हैं, दैट्स ओवरनाइट इज़ अराउंड 3 years लॉन्ग। आप डायरेक्टली आईआईटी मद्रास में गए, तो ऐसे कौन से अपॉर्चुनिटीज़ आपको आईआईटीज़ में मिली है, और अभी आप एमएससी के बाद कौन से अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हो आपके लाइफ में? अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सारी मिली है और मिलती भी है। और आप जब भी आईआईटीज़ को देखते हो तो वहाँ से जो भी प्लेस होता है वो अच्छे पैकेज से ही प्लेस होता है। सो अभी मैं सेकेंड ईयर में जाऊँगी तो प्लेसमेंट ईरा भी आएगा, वहाँ से भी आपको फ़ायदा है। अगर आपने वहाँ से एमएससी कर ली तो आपको इंटर्नशिप के लिए जाना, आपको इंटर्नशिप मिलती है। आप फॉरेन में भी इंटर्नशिप के लिए जा सकते हो। जैसे मेरे फ्रेंड्स थे, हम फर्स्ट ईयर जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ था, समर वेकेशन में मेरे फ्रेंड्स फॉरेन में गए हैं इंटर्नशिप के लिए। मुझे खुद हैदराबाद मिला है TFR विच इज़ बेस्ट फॉर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वहाँ से भी मेरा एक बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस मुझे गेन करने को मिला। तो बहुत सारे जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है IIT में मिलते रहते हैं, सो इट इज़ वर्थ इट। और अभी अगर मैं बताऊंगा कि आपको अगर मैंने एक ऑप्शन दिया टाइम ट्रैवलिंग करने का, जो कि हम हमारे गेस्ट को देते हैं, अगर आप पीछे जा सको BSc फाइनल ईयर जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, स्ट्रगल फेज चल रहा था, तो और ऐसी कौन सी चीज़ आप करना चाहोगे कि कहीं ना कहीं आपको लगा कि हाँ ये मिस कर दिया मैंने, या मैं इस तरह से करती, या अभी की श्रुति अपने ओल्ड सेल्फ श्रुति को अगर गाइडेंस करती कि इस तरह से अगर प्रिपरेशन करते तो और अच्छा रैंक मान लीजिए और अच्छा कुछ चेंजेस हो सकते थे? यस, प्रिपरेशन के वक्त तो मैं नहीं बोलूँगी कुछ, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर ली थी। सिर्फ मेरे कुछ कमी था तो कॉन्फिडेंस में, क्योंकि मुझे कंपटीशन नहीं दिखी थी। मेरे आसपास के बच्चे, क्योंकि वो नहीं कर रहे थे जाम, सिर्फ मैं थी जो होल अमरावती आप बोल सकते हो कि मैं ही कर रही थी। सो मुझे कंपटीशन का थोड़ा ये लगा कि कंपटीशन नहीं है मेरे आसपास, और मेरा कॉन्फिडेंस उसी वजह से थोड़ा लूज़ भी होता था कि बाकी के लोग भी बोलते थे कि ये तेरे से नहीं हो पाएगा, और IIT जाने का सपना तो ऐसे ही होता है, सभी देखते हैं, पर सबका नहीं होता। तो इसी वजह से मुझे बैकग्राउंड जो भी था नॉइज़, दैट्स वाई आई एम वेरी अपसेट दैट टाइम कि मेरा हो सकता, मतलब मैं कर तो रही हूँ पर मेरे पास बैकअप प्लान नहीं है, कॉन्फिडेंस पूरा लूज़ हो चुका है। और मैं जब मेरा मेन पेपर था, मैं उस वक्त गई थी तो मेरा सिर्फ कॉन्फिडेंस कम था। मैंने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की थी, मुझे आज भी याद है। अगर मेरा और कॉन्फिडेंस रहता अच्छे से तो मैं IIT बॉम्बे में होती आज, बट IIT मद्रास इज़ ऑल्सो या तो वो एक था, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कुछ भी मतलब वो रहता है ना कि बाहर की दुनिया कितनी भी अशांत हो, बस आपके मन में शांति होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप कर सकते हो, बस यही था। ऑफ कोर्स होता है, इसमें आपकी कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि आजू बाजू का एटमॉस्फेयर और बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपको सपोर्ट करने के लिए। लेकिन ठीक है, आपने उस सब नॉइज़ को अनलिसन किया और आप आगे गए हो। अब मुझे आप एक दो चीज़ें बताइए जो भी आपके जूनियर्स है, जो स्टूडेंट्स ऑफकोर्स देख रहे हैं, जो BSc करे, फर्स्ट ईयर में होगा, माइट भी थर्ड ईयर में, आप ऐसे कौन से 2 से 3 एडवाइस उनको देना चाहते हो? फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड, कितना इंपॉर्टेंस है IIT JAM एग्ज़ाम देना एज़ कम्पेयर टू एनी अदर नॉर्मल कॉलेज से MSc करने के कंपैरिजन में? जैसे कि मैंने बताया कि IIT JAM दे के आप IIT में जा सकते हो, NIT में जा सकते हो, ISERS में जा सकते हो, और इवन ISC बैंगलोर में भी जा सकते हो। सो इसका फ़ायदा तो ऑब्वियसली है। एक नॉर्मल कॉलेज की जो मतलब स्टूडेंट है, अगर वो पास आउट हो रहा है और एक IIT का बंदा पास आउट हो रहा है, तो उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसके पास हज़ारों अपॉर्चुनिटी है, बट इनके पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि खुद एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ मैं, क्योंकि जो भी अभी बैकग्राउंड जो भी स्टूडेंट पास आउट हुए यहाँ से, उनके पास सिर्फ डिग्री है। बट अभी जो IITs के मेरे जो सीनियर्स हैं जो पास आउट हुए, अभी कल ही था हमारा कॉन्वोकेशन, तो वहाँ से 60 to 70% स्टूडेंट मेरे सीनियर्स वो फॉरेन में प्लेस हुए फॉर PhD, और जो भी रिमेनिंग है उनको अच्छे अच्छे पैकेजेस भी मिले हैं फॉर कोचिंग इंस्टीट्यूट, और सेटिस्फाइड है। तो ऑब्वियसली उसका फ़ायदा तो है। और ये IIT JAM एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे आपके जूनियर्स को कि 3 चीज़ें कर लो और IIT JAM हो जाएगा, और हम फिर अगले बार IIT मद्रास में मिलते? क्योंकि आपने एक पॉइंट मेंशन किया था कि मैं सोचती हूँ कि कोई जूनियर आएगा मेरा महाराष्ट्र से और मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ आपने बताया वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स रहते हैं या तमिलनाडु उस साइड के स्टूडेंट्स रहते हैं। तो ऐसे कौन से 3 से 4 एडवाइस आप देना चाहोगे स्टूडेंट्स को?
फर्स्टली तो मैं बोलना चाहूँगी कि अभी जाके आप वेबसाइट पे जाके पहले सिलेबस देखिए। सिलेबस देखते ही आप पहले देखिए कि उसमें चैप्टर्स कौन से हैं, आपका फेवरेट ये है सब्जेक्ट, वहाँ पे वो आप चूज़ करके क्या क्या वहाँ पे आपको चैप्टर्स दिख रहे हैं उस तरीके से आप जाइए। यूट्यूब पे सर्च करिए, यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, मैं यहाँ पे इंश्योर कर रही हूँ आपको, जाइए आप। और फर्स्ट तो मेरी एडवाइस यही रहेंगी। और सेकेंड विल बी कि आप बी पंक्चुअल, आप मतलब डेली आपका रूटीन बनाइए। ऐसे नहीं कि मैं क्यों दूँ, मेरे आसपास के लोग तो नहीं दे रहे, आसपास के नहीं बट आपको देना है, क्योंकि मैं एक आपके लिए एग्जाम्पल सेट हो चुकी हूँ अभी कि हो सकता है, क्योंकि मेरे आसपास के दूर दूर के लोगों ने नहीं दिया है, तो आप भी कर सकते हो ना। इफ़ आई कैन सो यू कैन ऑल्सो ना। सो सेकेंड मेरा है कि बी पंक्चुअल। और थर्ड होगा मेरा कि अच्छे से जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो टेस्ट सीरीज लगाना मत भूलिए, आपकी उतनी ही रिवीजन होंगी टेस्ट सीरीज से, और आपको पता चलेगा कि आपने कितना प्रिपरेशन किया है और कितना करने का बाकी है। सो ग्रेट मिस, आपने अच्छा गाइडेंस किया। अभी व्हाट आफ्टर एमएससी, जॉब, पीएचडी, क्या करना चाहते हो आप, वो थोड़ा बताइए। मैं और आप आपका सीनियर्स ने डिसीजंस लिए होंगे और ये भी आएंगे, तो ऑफकोर्स कुछ भी डिफ़िकल्टीज है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, श्रुति आपको गाइड करेंगे, है कि नहीं। तो आपका भी क्या है, लुकिंग फॉरवर्ड क्या है आगे का? एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर पीएचडी नाउ। मैं देख रही हूँ कि मतलब मैं दोनों में भी बैठूँगी, प्लेसमेंट और पीएचडी के लिए भी। पर मेरा ऐसा है कि अभी जॉब ना करके मुझे पीएचडी में जाना है, बिकॉज आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन रिसर्च। सो देखूँगी, मैं पीएचडी करूँगी तो फॉरेन से, अभी देखना पड़ेगा। फॉरेन से कहाँ से? यूएसए और यूके, जहाँ पे मुझे अभी लेंगे वहाँ पे जाऊँगी फिर। और है तो सही, अपॉर्चुनिटी तो है, आपको पता ही है अभी। तो चलिए सही है, आपने बहुत अच्छे से टाइम निकाला और बहुत अच्छे से गाइडेंस दिया स्टूडेंट्स को। ऑफ कोर्स कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, जैसे मैंने बताया, श्रुति आपको वहाँ रिवर्ट बैक करेंगी। एंड थैंक यू सो मच श्रुति, बिहाफ ऑफ मी, बिहाफ ऑफ बड़ी सारथी प्लेटफॉर्म। और ये एग्ज़ाम मैं खुद भी चाहता था, काफ़ी टाइम से हमारा डिस्कशन चल रहा था IIT JAM एग्ज़ाम के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि एक और पॉइंट में एंड करने से पहले बोलूँगा, मेरे दिमाग में जस्ट अभी आया लड़कियों के बारे में, क्योंकि लड़कियां BSc MSc करती हैं और वो फिर शादी कर लेती हैं, वो वाला क्या प्रॉब्लम है मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। आप वो लड़कियों को क्या बताना चाहोगे जो लड़के कोई मोर्शी, वरुड, लाइक दारवा, दिगर जैसे सिटीज़ में बैठी है, उनको कैसे बताओगे कि आप घर बैठ के भी कर सकते हो? और जो कोचिंग की फ़ीस क्या है, बहुत ही फ़ीस भी कम है शायद कोचिंग की, तो वो थोड़ा लड़कियों के लिए स्पेशली आप आपके कम्युनिटी के लिए बता दीजिए कि किस तरह से वो कर सकती है IIT तक का सफ़र। मैं तो यही बोलूँगी कि जब मैंने प्रिपरेशन किया तो मेरे को भी बोलने के लिए लोग थे कि क्या ही होगा, अभी भी है एक्चुअली हमारे यहाँ के है कि क्या ही, मतलब इतना दूर जाने की क्या ही मतलब ज़रूरत थी। पर ज़रूरत है दोस्तों, शादी सबकी होती है, बट आपको एक सोचना होगा कि आप कितने पावरफुल हो, क्योंकि अभी जो चल रहा है, क्योंकि लाइफ इज़ नॉट सेम एट ऑल, आपको भी स्ट्रगल करना है। और अगर आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो तो आपकी पूरी लाइफ स्ट्रेस फ्री रहेंगी। और मैं यही चाहूँगी कि मैं अगर ऑनलाइन कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। और फीस भी ज़्यादा नहीं थी मेरी कोचिंग की, जस्ट 5000 थी, और वो भी 1 साल की थी, तो मैंने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली थी, आप भी कर सकते हो। और जो यहाँ पे बैठे हैं, जो BSc कर चुके हैं और ड्रॉपर्स है, शायद वो MSc नहीं किया और MSc करके भी घर पे बैठे हैं, तो मैं यही आपको सलाह देना चाहूँगी कि आप अभी भी निकाल सकते हो। ड्रॉपर्स हो तब भी आप IIT में आ सकते हो, क्योंकि मेरे ही दोस्त है कोई कि जो 3 साल का ब्रेक लेके बैठे, 4 साल का ब्रेक लेके बैठे, तभी भी वो मेरे दोस्त है, अभी वहाँ पे आए हैं IIT में, और आप बिल्कुल कर सकते हो। मेरा तो यही मतलब एडवाइस रहेगी कि आप करिए और IIT में आइए और देखिए आपकी लाइफ चेंज। और आप बोल सकते हो कि टर्निंग पॉइंट, मेरा तो टर्निंग पॉइंट यही था कि फ्रॉम मोर्शी टू मद्रास का सफ़र। यस, ऑफ कोर्स करना चाहिए। आपने जैसे बताया, जो ड्रॉप भी लिया होगा या जिनकी MSc भी हुई है, आप लिटरली करिए, क्योंकि IITs IIMs इंस्टीट्यूट्स की जहाँ से लिटरली आपके लाइफ के टर्निंग पॉइंट है। और सिर्फ आपकी लाइफ नहीं, आपके जो फैमिली है, आपके छोटे भाई बहन हैं, तो सभी को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। सो ऑफकोर्स आपने काफ़ी अच्छे से मोटिवेट करने की कोशिश की, और ये ज़रूरी है, लड़कों को या लड़कियाँ हो, सभी नहीं करना चाहिए। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर कमिंग। एंड जब आप ऑफकोर्स फिर से आपका PhD होगा या आपका प्लेसमेंट होगा, फिर से हम एक
इंटरव्यू सेशन लाइन अप करेंगे इनके लिए, और पार्ट 2 आएगा क्योंकि ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि इनको कैसे वो इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करना, चुना लगाने में इनको दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई काम की चीज़ देखने में दिक्कत जाएगी, तो इसलिए इसको कट इट शॉर्ट रखते हैं, लेकिन और एक डिस्कशन करेंगे हम फॉलोअप। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। Thank you so much, Badi Sarthi, for inviting me and giving me chance to share my experience. And I am very happy now to share my experience. Okay, thank you. थैंक यू सो मच। Yes.